हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बार फटाफट भाई सभी कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास स्टार्ट कर सके। ठीक है, फटाफट ऑनलाइन आओ भाई। फटाफट ऑनलाइन आओ भाई। गुड इवनिंग भाई। हो जाएगा, बोल दिया है मैम को अपलोड करने के लिए। ठीक है, बोल दिया है मैम को, अपलोड कर देंगी। पुष्कर कोई नहीं देखा है तो देख जरूर लेना वैसे। ठीक है, नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक आ जाएगा भाई, स्लेस आ जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। देखो स्टार्ट करते हैं वापिस हम। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर की बात हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर क्या थे उसकी बात कर ली थी हमने। न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर क्या थे उनकी भी बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। देखो बताया था कि आपके रिडक्शंस के लिए हमें 4 टाइप की कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है या 4 टाइप की हमें मेथड्स के बारे में जानना है। कौन कौन सा था? सबसे पहला आपका हाइड्राइड डोनर जिसमें 2 पार्ट थे, एक इलेक्ट्रोफिलिक था, एक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर था। ठीक है, दूसरा जो पार्ट था वो कौन सा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स। और तीसरा जो था वो H2 बेस्ड रिडक्शंस और फोर्थ था ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस्ड रिएजेंट। तो ये 4 टाइप के हमें रिडक्शंस के अंदर रिएजेंट पढ़ने थे। 4 टाइप कौन कौन से? आपके पास हाइड्राइड डोनर, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स, तीसरा आपके पास H2 बेस्ड रिएजेंट और फोर्थ कौन सा होगा? ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस्ड रिएजेंट। तो ये 4 टाइप के रिएजेंट हमें यहाँ पढ़ने हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स की हमें क्यों जरूरत पड़ी। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि भाई क्या जो हम अभी तक जो रिएजेंट पढ़ रहे थे क्या उन रिएजेंट से काम नहीं चल गया था क्या, और रिएजेंट की क्यों जरूरत पड़ी हमें? तो देखो जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर थे वो क्या थे? वो ओनली कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर रहे थे, वो किसी एरोमेटिक सिस्टम को रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे? किसी एरोमेटिक सिस्टम को रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो एरोमेटिक सिस्टम को रिड्यूस करने के लिए ही क्या लेके आए? आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स लेके आए, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले मेथड्स यूज करने लगे। अब ये मेथड्स में क्या क्या चीजें होंगी? देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कोई एक ऐसा कंपाउंड होगा या ऐसा कोई सिस्टम होगा जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो हमेशा मेटल देते हैं। तो यहाँ इसका मतलब इसकी प्रेजेंस एक तो क्या होगी? मेटल के बारे में होगी, एक तो क्या होगा यहाँ? मेटल्स के बारे में होगा। दूसरा इसके पास सोलवेंट की बात होगी। क्या मिलेगा? मेटल। मेटल क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल क्या देगा? यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात आती है, इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो कहीं पर भी तो हमेशा मेटल क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो यहां आपके पास 2 टाइप के मेटल हो सकते हैं। एक तो वो मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आप जो क्या कर पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या हो? लो हो, लो आयनाइजेशन एनर्जी हो। ठीक है, जैसे आपके पास पढ़ते हो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस टाइप से एटसेट्रा। ठीक है, वो मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लॉस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस को कहते हैं भाई आयनाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो उसे वही हमारी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यहां बताओ अगर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए अगर कम एनर्जी की जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जल्दी लॉस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी लॉस हो गया तो सिस्टम में सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो वो रिएक्शंस भी जल्दी कर लेगा और रिडक्शंस कर लेगा। तो ऐसे जो होंगी वो क्या होंगी? अनकंट्रोल्ड होंगी। ठीक है, तो ऐसे कौन से होंगे? अनकंट्रोल्ड होंगे। तो ये रिएक्शंस फास्ट। दूसरे आपके पास ऐसे मेटल्स मिल सकते हैं जिसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो, हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो। ऐसे हो जैसे आपके पास वही हो गए कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आपके पास टाइटेनियम हो गया, इस टाइप की। ठीक है, ये आपके पास हो सकते हैं। तो इस टाइप के कोई मेटल्स हो जाएंगे जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? हाई हो। ठीक है, तो हमारे पास अब हाई आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाई हो जाती है
तो क्या होगा वहां पर कि आपको इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा या स्लो करेगा, तो कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शंस होगी। ठीक है। दूसरी बात आ सकती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या तो आपके पास पोलर सॉल्वेंट आ सकता है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम ले सकते हैं। या तो हमारे पास क्या आ सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, या फिर नॉन पोलर या एप्रोटिक। नॉन पोलर बोले या एप्रोटिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। पोलर कौन से होते हैं, जो आपके H+ का सोर्स रखते हैं, जो H+ का सोर्स रखते हैं, जैसे आपका ROH हो गया, अमोनिया हो गया, ट्रसरी ब्यूटोक्साइड OH हो गया, इस टाइप से। ये सभी क्या है, एसिड हो गया, जैसे एसिड हो गया, ये सब क्या है भाई, क्या हो गए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। जिसके पास भी H+ का सोर्स होगा वो सब क्या होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। नॉन पोलर जैसे आपके पास बेंजीन हो गया, ठीक है, टोल्वीन हो गया, जैसे जाइलिन हो गया एटसेट्रा, इस टाइप से जितने भी आपके पास नॉन पोलर कोई भी यूज करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी कहानी होगी किसकी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सिस्टम्स होंगे उसमें दो टाइप के हमें जरूरत पड़ेगी, इसके एक सॉल्वेंट और एक मेटल्स के बारे में। क्यों जरूरत पड़ी ऐसे सिस्टम की कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले रिडक्शंस की हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो आपके न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे, किसी एरोमेटिक सिस्टम का रिडक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हीं के रिडक्शंस के लिए यहां लेकर के आए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला मेथड्स। अब देखो इस मेथड में हमें पढ़ना क्या है, यहां हमें तीन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है। सबसे पहला तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा बर्च रिडक्शन के बारे में, बर्च रिडक्शन खूब पढ़ते हो, 11-12 से स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें यहां बेसिकली क्या होगा, एक तो सबसे पहले ये किसका रिडक्शन करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, या मेरे पास मैं कहूं बेंजीन रिंग का, मतलब जो भी एरोमेटिक रिंग्स का, एरोमेटिक रिंग्स का क्या करेगा भाई, यहां क्या होगा, रिडक्शंस की बात होगा। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, दूसरी बात करूं तो दूसरा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बातें। ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा होगा कॉन्जुगेटेड एल्कीन, conjugated alkene and alkynes का रिडक्शंस। इन सभी का हमें इनका अंदर बर्च रिडक्शंस के अंदर रिडक्शंस पढ़ना है। जो जहां जहां रिडक्शंस बर्च का हो सकता है वो पॉसिबिलिटी हमने ले ली, जहां नहीं होगा, कहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। दूसरे टाइप के जो रिडक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, दूसरे टाइप के रिडक्शंस रिडक्टिव, यहां क्या होंगे, यहां क्या होगा, रिडक्टिव आपके पास की सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, रिडक्शंस। रिडक्शंस देखो यहां जैसे आपके पास सिग्मा बॉन्ड की, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड दे देंगे इस टाइप का, यहां से बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। जैसे इस टाइप का कोई कंपाउंड दे देंगे, इसका भी क्लीव कर देंगे। जैसे इस टाइप का कोई कंपाउंड दे देंगे तो यहां से ये क्लीव कर देंगे। ठीक है। तो कुछ इस टाइप के हमें रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है यहां पर। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो होगा आपके पास यहां फॉर्मेशंस ऑफ डाइन एंड डाइनोफाई। यहां फॉर्मेशंस ऑफ डायोल का फॉर्मेशंस कैसे होता है और एल्कीन का फॉर्मेशंस कैसा है। यहां फॉर्मेशंस ऑफ एल्कीन के बारे में और फॉर्मेशंस ऑफ डायोल के बारे में, कैसे फॉर्मेशंस होते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा स्टडी करनी है। तो बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या करना है, यहां डिस्कस करना है इन पॉइंट्स को। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बर्च रिडक्शन से, ये क्या होता है, कैसे होगा।
तो देखो जैसे मैंने कहा कि आपके पास क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट हो सकता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। दूसरा, कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ जैसे मैंने शुरुआत कर दी बर्च रिडक्शंस, तो बर्च रिडक्शंस के लिए पहचानोगे कैसे? तो यहाँ सबसे पहला तो क्या होगा, मेटल होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन होगा। बर्च रिडक्शंस के लिए क्या होगा, मेटल होगा और क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। मेटल होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ये आपके पारे पे इंफॉर्मेशन होगी बर्च रिडक्शंस को पहचानने के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी। देखो जैसे आपके पास ये कोई एरोमेटिक सिस्टम है, ये कोई एरोमेटिक सिस्टम है और इस एरोमेटिक सिस्टम में यहां जब मेटल की प्रेजेंस डाली जाती है, जब मेटल के साथ इसकी रिएक्शंस करवाई जाती है, तो कहीं पर भी आपका कोई मेटल गिवन है तो उस मेटल का एक ही काम होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम दिया हुआ है, इस सोडियम का मतलब क्या आ गया आपके पास कि यहां ये सोडियम क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, अगर यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये रिंग क्या करेगी, इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी। कैसे? सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को यहां होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव कर देता है। होमोलाइटिकली ये मेटल क्या करवाता है, किसी भी एक पाई बॉन्ड को क्लीव कर देता है। और जैसे ही क्लीव करेगा तो यहां बताओ क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो रेडिकल बन जाएंगे। ये देखो, ये आपके पास पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक रेडिकल इस साइड में बनेगा, एक रेडिकल इस साइड में बन जाएगा। और जैसे ही आपके पास मेटल की प्रेजेंस है तो मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ऑलरेडी था तो एक और आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं उसको, नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां हमारे पास हम क्या कहेंगे, यहां क्या बन चुका है भाई, आपका नेगेटिव चार्ज बन चुका है। और नेगेटिव चार्ज बन चुका है, यहां क्या बन चुका है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज अगर आ गया है, ये नेगेटिव चार्ज और रेडिकल। अब बताओ, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पास पास सटे हुए हैं। और जैसे ही पास पास होंगे तो बताओ उन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जैसे इधर भी रेडिकल इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। भाई हो सकता है कंपाउंड के अंदर रिपल्सन होंगे तो वो चाहेगा कि किसी तरह मेरे रिपल्सन कम हो जाए, तो क्या करेगा, इस रिपल्सन को कम करने की कोशिश करेगा। तो हम कहेंगे भाई ये रेजोनेंस कर सकता है। चाहे आप इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करवा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रेडिकल को मैंने रेडिकल करवा दिया, ऐसा नहीं कि भाई रेडिकल ही होगा, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कर लो। हमें वहां तक इसका रेजोनेंस करवाना है जहां पर क्या हो जाए, मैक्सिमम यहां रिपल्सन्स कम हो जाए, मतलब मिनिमम रिपल्सन्स पे आ जाए। ये आपके पास बन गया, तो यहां रेडिकल हो गया, तो बताओ इनके बीच में क्या बन गया, पाई बॉन्ड। यहां आपका रेडिकल आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आपका फॉर्मेशन हो गया है। अब देखो ये दोनों क्या आ गए, 180 डिग्री के एंगल पे आ गए हैं। और 180 डिग्री के एंगल पे आ गए मतलब इसका मैक्सिमम यहां मिनिमम सॉरी रिपल्सन्स यहां क्रिएट हो जाएगा। इससे कम रिपल्सन्स मैं नहीं कर सकता इस कंपाउंड के अंदर, क्योंकि यहां ये आपका पास होगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स होगा, ये 180 पे आ गए तो यहां रिपल्सन्स बहुत दूर होगा। रिपल्सन्स मिनिमम रिपल्सन्स पे लेके आ गया मैं, ताकि रिपल्सन्स यहां इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन थे, यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होंगी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करता है, रेजोनेंस करता है। जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो ये आपका मिनिमम रिपल्सन हो जाता है। और अब क्या करेगा, यहां से जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, वहां से वो क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। जो आपका जैसे मैंने अमोनिया ले लिया, कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, उस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, H+ देना। तो यहां ये जैसे ही H+ देगा तो ये नेगेटिव होता है, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहां से NH2 की नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो बताओ बन क्या जाएगा, यहां से आपके पास ये रिंग हो जाएगी, यहां आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, ये आपका रेडिकल बन गया है, ठीक है। जैसे ये बन चुका है, अब क्या करेगा, अब वापिस मेटल को कहेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और दे, क्योंकि रेडिकल है तो नेगेटिव चार्ज बनाना है। मेटल वापिस क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा भाई,
एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बताओ बन क्या जाएगा, यहां आपका हाइड्रोजन था, यहां एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। यहां क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना यहां पर, जैसे ही नेगेटिव चार्ज बन गया तो ये नेगेटिव चार्ज वापस क्या करेगा, प्रोटॉन से क्या ले लेगा, आपका हाइड्रोजन ले लेगा, या प्रोटॉन ले लेगा, सॉरी कहां से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे मैंने अमोनिया ले लिया तो अमोनिया से क्या कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज वापिस H+ ले लेगा और आपका NH2 बाहर हो जाएगा। बन क्या जाएगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड था, यहां आपका हाइड्रोजन था, ये आपका हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, अब बताओ यहां से अगर इससे ज्यादा तो रिडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहोगे कि सर इसको भी तो यहां अब आगे रिएक्शंस करवा सकता है इलेक्ट्रॉन देकर के, तो यहां पर आपका मिनिमम रिपल्शन नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं करेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यहां से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी मैकेनिज्म होती है कि इलेक्ट्रॉन देता है, सॉल्वेंट से H+ लेता है, फिर इलेक्ट्रॉन देता है, फिर सॉल्वेंट से H+ लेता है, और यहां पर इस बेंजीन का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन क्या बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहां हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, तो ये आपका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इसके, यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दूं, ये तो बेंजीन रिंग थी, और इस बेंजीन रिंग के साथ क्या किया मैंने, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं ऐड करता हूं यहां पर, तो हो सकता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट हो, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है। तो दोनों ही ऐड करके देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये आपके पास मैंने क्या किया, इसमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, OMe। ठीक है, OMe, और एक मैंने ले लिया, चलो विड्रॉइंग का भी साथ ही कर लेते हैं, बता, ये आपके पास यहां से क्या ले लिया, आपके पास COMe ले लिया, ये आपके पास विड्रॉइंग भी ले लिया मैंने और डोनेटिंग भी। OMe क्या है, डोनेटिंग है। अब देखो डोनेटिंग होगा तो सबसे पहले तो इन दोनों में बात करें, अगर मेरे पास दोनों सिस्टम दिए हुए हो, और तो इन दोनों सिस्टम में किसकी फास्ट रिएक्शंस होगी, तो कैसे पता करेंगे, देखो यहां इलेक्ट्रॉन कोई भी सिस्टम एक्सेप्ट करता है, तो पहले बताओ कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सी रिंग एक्सेप्ट करना चाहेगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। हम कहेंगे भाई क्योंकि इसकी जो रिएक्शंस होगी इसमें पहली स्टेप है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन तो वहां ऐड होना पसंद करेगा जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ कम कहां होगी, जहां विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा। मतलब अगर मैं कह दी जाए कि रेट ऑफ, यहां आपसे पूछ लिया जाए कि रेट ऑफ बर्थ रिडक्शंस की बात बताओ, बर्थ रिडक्शन की रेट के बारे में बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि भाई सबसे फास्ट तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला की, उसके बाद क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की होगी। यहां अगर मैं किसकी बात करता हूं, रेट ऑफ बर्थ रिडक्शंस, तो उसमें हम क्या कहेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा सब्स्टिट्यूएंट, उसकी रेट फास्ट होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, विड्रॉइंग वाला क्यों, क्योंकि यहां से ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेंगे, यहां से विड्रॉ कर लेंगे, तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहां से जैसे ही कम होगी तो रिएक्शंस फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमें क्या करना बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एडिशन, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन कहां होगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वहां पर जल्दी होगा। अब वापिस मुद्दे पे आते हैं, देखो यहां से आपके पास सबसे पहला ही काम बताओ, पहली स्टेप क्या होती है, हर एक में वही करना है, एडिशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो एडिशन कहां से होगा कि आपके पास दो स्टेप में होगा, पहली इलेक्ट्रॉन का एडिशन और दूसरा होगा प्रोटॉन का ट्रांसफर। तो यहां इलेक्ट्रॉन का एडिशन जब होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई भी मेटल लोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब देखो यहां बेसिकली कौन से आपके पास, इस पाई बॉन्ड की भी बात करें तो यहां देखो ये जब रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां जा रहा होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां जा रहा होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां जा रहा होगा, फिर जाकर के इस पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पाई बॉन्ड को मिल रही है, आप कहोगे सर इस पाई बॉन्ड को सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, उसके बाद इस पाई बॉन्ड को मिल रही है, उसके बाद इसको। देखो बेसिकली है तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हम नॉर्मली हमें यहां कंफ्यूज होता है कौन से पाई बॉन्ड को ब्रेक करें, तो नॉर्मली आप क्या करना है कि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके देखो, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सबसे लास्ट में जा रही है उसी बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है।
क्योंकि आपके लास्ट में जाएगी तो इसके पास है, सभी के पास इक्वली। ऐसा नहीं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां से इलेक्ट्रॉन दिया, यहां आया, यहां से फिर यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो इसका मतलब आपको इस पाई बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। यहां से होमोलाइटिकली इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ब्रेक होते ही बताओ क्या हो जाएगा, यहां आपका OMe था और ये OMe ब्रेक होगा तो यहां पर रेडिकल, यहां पर रेडिकल, एक आपके पास यहां सोडियम आयन, यहां से सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां बताओ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होगा तो देखो दो तरह से आप यहां नेगेटिव रख सकते हो, यहां आपके पास रेडिकल रख सकते हो। इसमें पहला इंटरमीडिएट क्या होता है, रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन, ये रेडिकल बना दिया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां रेजोनेंस, यहां से यहां रेजोनेंस करोगे तो ये रेजोनेंस होता रहेगा, तो यहां नेगेटिव जाएगा तो ये नेगेटिव हमारे यहां डिस्टेबलाइज करेगा किसे, OMe से। तो यहां हमें क्या कर देना है, इसको उल्टा कर सकते हो, इसको सिंपली यहां आपको कोई यहां उल्टा कर सकते हो। अगर आप ऐसे लिख भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से प्रॉब्लम ये आपके पास यहां नेगेटिव बना लेना, यहां रेडिकल, चाहे आप नीचे रेडिकल नेगेटिव बना दो चाहे ऊपर रेडिकल, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास बन गया। अब यहां से बताओ क्या करोगे आप, रेजोनेंस, क्या करोगे भाई, रेजोनेंस। क्यों करोगे, क्योंकि यहां अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो अब ये क्या करेंगे, रेजोनेंस कर लेंगे, और रेजोनेंस जब करेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, यहां आपका ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, ये OMe आ गया, और यहां आपका क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड, यहां रेडिकल और यहां एनायन, ये आपका फॉर्मेशन हो गया है। अब यहां बात करते हैं, ये किसकी बात करें, जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया हुआ है, यहां लिख लेना हेडिंग, मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया है, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब यहां से क्या करेगा, सोलवेंट से क्या कर लेगा भाई, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और सोलवेंट से क्या कर लेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये आपका OMe आ गया, ठीक है। यहां से क्या बन गया, ये हाइड्रोजन, यहां रेडिकल। अब हमें क्या करना है, यहां से वापस क्या करेंगे, मेटल क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वापस रेडिकल मिलकर के क्या बन जाएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव आ गया, यहां हाइड्रोजन, यहां आपका OMe बन गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से वापस H+ ले लेगा, किससे, सोलवेंट जो आपने अमोनिया ले रखा है, इससे कोई भी सोलवेंट वो ले सकते हो जो H+ का सोर्स देता हो, जो H+ डोनेट कर सके। यहां से ये H+ दे दिया तो H+ देते ही बन क्या जाएगा, यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका OMe, और ये आपका हाइड्रोजन्स, और ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा भाई, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है। ये किसकी कहानी थी, ये था मोनो सब्स्टिट्यूएंट विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट किसकी, जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया जाए, जिसके साथ क्या ऐड कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट दे दिया। यहां से मैंने क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहा हूं, ये आपका C डबल बॉन्ड OMe जैसे मैंने दे दिया, और ये आपका सिस्टम दे दिया। और यहां मैंने कहा कि भाई सबसे पहला काम क्या होगा, मेटल की प्रेजेंस होगी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो यहां मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। कौन से इलेक्ट्रॉन को यहां ब्रेक करोगे, कौन से पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो देखो यहां से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये CO सबसे पहले इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, तो जब से पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे निकालेगा, इसी पाई बॉन्ड से, और इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेगा, तो इसका मतलब सबसे पहले आप इसी पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। वहां क्या और था, पिछले केसेस में हमने इसको क्यों किया, क्योंकि यहां हमें वो पाई बॉन्ड देखना है जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी। तो यहां सिंपली आपको क्या कर रहे थे कि यहां से सबसे ज्यादा इसको डोनेट कर रहा था और इसको सबसे कम डोनेट मिल रही थी, क्योंकि यहां रेजोनेंस होकर के बाद में लास्ट में आ रही थी इसके पास, यहां विड्रॉ करा तो यहां कम मिल रही है, तो इसके पास क्या हो गया, पाई बॉन्ड के पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां भी हमें वही चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पाई बॉन्ड के पास कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो इसके पास सबसे होगी, फिर इसके पास जाएगी, इससे इलेक्ट्रॉन करेगा, फिर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, इस पाई बॉन्ड को आप क्या करोगे, होमोलाइटिकली बॉन्ड को क्या कर दोगे भाई, क्लीव कर दोगे। जैसे होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव होगा तो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो रेडिकल एनायन ये बन जाए, या दूसरा केस क्या हो सकता है आपके पास, रेडिकल एनायन, ये आपके पास रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो जाए।
ये आपका रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब यहाँ नेगेटिव बन जाए, यहाँ आपके पास रेडिकल, ये बन गए। अब इस केस में ये बनने के बाद वापिस क्या करेगा, प्रोटॉन से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन, यहां से NH2 से क्या ले लेगा, एक एक प्रोटॉन ले लेगा। ये आपके पास प्रोटॉन लिया, यहां से ये भी प्रोटॉन ले लिया, तो बताओ बन क्या जाएगा, बेसिकली आपका ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OMe, यहाँ आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ आपका रेडिकल। और दूसरे केसेस में क्या हो गया कि आपके पास दूसरे केस में यहाँ हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ आपका C डबल बॉन्ड OMe रेडिकल बन गया। ठीक है, ये आपके पास केसेस आ गए। अब वापिस क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, मेटल से लेगा। मेटल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OMe। यहां बताओ नेगेटिव आ गया। दूसरा केसेस क्या होगा कि ये भी आपका होगा, ये C डबल बॉन्ड OMe होगा, और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां जो सेकंड एनायन बनता है, ये इसको ट्रैप किया जा सकता है इजीली। इसी से ही यही हमें इंटरमीडिएट मिलता है। ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है, इसको इजीली यहां ट्रैप किया जा सकता है। यहां से जब आप देखोगे तो आपको पता है कि यहां मेरे पास ये आपका क्या बना हुआ है, सॉरी यहां एक हमने स्टेप मिस कर दी। कौन सी स्टेप मिस कर दी, क्योंकि हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसको यहां से नहीं किया, रिपल्सन कम। ठीक है, एक स्टेप मिस कर दी भाई, इसको हटा देते एक बार। देखो यहां अब हमारे पास ये बन गया है, तो यहां हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स को कम करेंगे, क्योंकि नेगेटिव और रेडिकल है। तो यहां सबसे पहले जैसे ही नेगेटिव और रेडिकल क्रिएट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो कम करते हैं, ताकि रिपल्सन्स कम हो सके। और रिपल्सन्स कम कैसे करेंगे, रेजोनेंस के थ्रू होगा। तो रेजोनेंस के थ्रू कैसे होगा कि हम कहेंगे भाई ये रेडिकल होगा तो इसको रेजोनेंस करवा दो, या फिर ये कार्बन आयन होगा, इसको रेजोनेंस करवा दो। तो कहानी क्या होगी, आपके पास सेम ही बनेगी कि यहां से आपका ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां C डबल बॉन्ड OMe, यहां नेगेटिव और यहां रेडिकल। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास ये केसेस बन सकता है भाई कि यहां C डबल बॉन्ड OMe, यहां आपका रेडिकल और यहां आपका एनायन हो जाएगा। ये आपका फॉर्म हो गया। अब जैसे यहां से फॉर्म हुआ, अब क्या करेगा, सॉल्वेंट से H+ ले लेगा, ये नेगेटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज दोनों H+ ले लेंगे, और क्या बन जाएगा, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहां से ये डबल बॉन्ड Me हो जाएगा, यहां आपका हाइड्रोजन, यहां आपका रेडिकल। दूसरा केसेस क्या आ जाएगा यहां पर कि आपका ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OMe हो गया, यहां आपका रेडिकल हो गया, और आपका यहां हाइड्रोजन आ गया। अब क्या करेगा, अब यहां से वापिस इलेक्ट्रॉन लेगा, किसे, मेटल से। मेटल से क्या लेगा भाई, वापिस इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां हमने मेटल डाल दिया। मेटल का काम क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ये रिंग क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। रिंग एक्सेप्ट करेगी तो बन क्या जाएगा, यहां से ये आपका डबल बॉन्ड, यहां C डबल बॉन्ड OMe, और जो ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था यहां नेगेटिव बन गया। और दूसरा केसेस क्या हो गया कि ये आपके पास यहां C डबल बॉन्ड OMe हो गया, और यहां आपका नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ये कौन सा मेरा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज तो यहां COOMe के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज इस COOMe के साथ रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब ये बनने वाला इंटरमीडिएट जो होगा वो हमारा मोस्ट स्टेबल होगा, जिसको इजीली ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि बनने वाले इन दोनों से प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। पर यहाँ इंटरमीडिएट हमारा कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा, वो इंटरमीडिएट होगा, ये आपका इंटरमीडिएट जो होगा वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। क्यों होगा, क्योंकि इसका -M लग रहा होगा। इस COOMe का क्या लगेगा भाई, -M। इस COOMe का -M लग रहा होगा, इस -M की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे ही आपके पास ये बन गया, अब यहां से वापिस क्या ले लोगे, सोलवेंट से H+ ले लोगे। जैसे H+ लेगा तो बताओ क्या प्रोडक्ट क्या निकल के आ जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यहां आपका हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन यहां आ गया, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, यहां से आपका फाइनल प्रोडक्ट का भाई फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब देखो डोनेटिंग और विड्रॉइंग में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। दोनों के अंदर यहां से देखो तो यहां मेरे पास डबल बॉन्ड यहां है,
और यहां मैं कहूंगा मेरे पास जो विड्रॉइंग ग्रुप है इससे दूर है, मतलब ये आपके पास वाला सेंटर है तो इससे दूर वाले सेंटर के पास डबल बॉन्ड है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, डोनेटिंग वाले की, तो इसमें देखोगे तो यहां देखो ये आपका इसका डबल बॉन्ड जो है डोनेटिंग ग्रुप के पास ही डबल बॉन्ड है, जबकि विड्रॉइंग वाले में क्या है भाई, दूर है। देखो यहां तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर तो ये तो क्या है, डबल बॉन्ड लविंग, डबल बॉन्ड हीटिंग का काम कर रहा है, और जो आपका डोनेटिंग होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड लविंग का काम कर रहा होगा। मतलब पास होगा ओएमई, अगर डोनेटिंग जुड़ा होता तो आप यहां से मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं हमें, हम क्या करेंगे यहां से डायरेक्ट क्या करेंगे, देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, एक बार डोनेटिंग है तो डायरेक्ट इसके पास कर देंगे, अगर विड्रॉइंग है तो डायरेक्ट उनसे दूर कर देंगे डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि ये मैं मान लो मेरे पास एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए और यहां जैसे डाल दिया जाए सोडियम लिक्विड NH3, या मेरे पास एक और एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं फटाफट यहां ताकि आपको इजीली, यहां CH3 लगा दिया, जैसे यहां डाल दिया मान ली लिथियम C2H5OH, ये डाल दिया एग्जांपल। और एग्जांपल लिख लेते हैं कि ये आपके पास मान लो एग्जांपल डाल दिया CONMe2 हो गया, यहां भी लिथियम और C2H5OH डाल दिया हमने, ठीक है, ये एग्जांपल डाल दिया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे ये एग्जांपल हो गया, NH3, ये आपके एग्जाम्पल दे दिए गए। और इसमें कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमें यहां देखेंगे कि भाई देखो, तो हमें पहचानेंगे कैसे रिएक्शंस की, बर्च रिडक्शन है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मेटल है तो यहां मेटल है भाई। दूसरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, तो देखो सभी के अंदर ही क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो H+ का सोर्स रखता है, तो इसका मतलब ये सभी की सभी रिएक्शंस है ये कौन सी है, बर्च रिडक्शन है। अगर सभी की सभी बर्च रिडक्शंस है तो हमें पता है यहां सब्स्टिट्यूएंट मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बात है, तो ये आपके पास बताओ कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहां NMe2 है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो यहां डबल बॉन्ड पास रखना पसंद करता है, ये क्या करेगा, डोनेटिंग जो होगा वो डबल बॉन्ड को पास रखना पसंद करेगा, और विड्रॉइंग होगा भाई वो कहां रखेगा, दूर रखना पड़ेगा, उसको ये पसंद नहीं डबल बॉन्ड पास रहे, तो ये पास रहेगा, तो आप ऐसे भी डबल बॉन्ड बना सकते हो, चाहे ऐसे बना सकते हो, चाहे इसको ऐसे बना सकते हो, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ऐसे डबल बॉन्ड बना लो तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई बना दो, एक बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते, देखो यहां पर भी मेटल है और यहां पर क्या है आपके पास है, यहां आपके पास क्या है भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो H+ दे सकता है। यहां ग्रुप कैसा है, देखो ग्रुप कैसा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो हम क्या कहते हैं भाई, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो डबल बॉन्ड को हम वहां रखते हैं, ये क्या है, डबल बॉन्ड लविंग है, डबल बॉन्ड को पास रखना पसंद करता है, तो ये पास रखना पसंद कर दिया हमने, जोड़ दिया इसके पास। यहां बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये आप डबल बॉन्ड के दूर रहना पसंद करता है, CO यहां NMe2 है, तो ये कहां रहना पसंद करेगा, डबल बॉन्ड से दूर रहना पसंद करेगा, दूर रहेगा तो आपको ऐसा बना देना, ये डबल बॉन्ड से दूर रहना पसंद करेगा, विड्रॉइंग, ये भी आपका क्या है, विड्रॉइंग है, और विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये भी कहां रहना पसंद करेगा, डबल बॉन्ड से दूर रहना पसंद करेगा। तो बताओ यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, फटाफट पूछो भाई, क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये मैंने किसकी बात की, तो सब्स्टिट्यूएंट की, मोनो सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा, वो एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोड़ा, एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा, एक बार मैंने बेंजीन का रिडक्शन देखा, फिर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगाया, मोनो सब्स्टिट्यूएंट। बताओ क्या इसमें यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है। फटाफट बताओ भाई, क्या किसी कोई प्रॉब्लम है।
यहां तक जो पढ़ाया हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? फटाफट बताओ भाई, क्या किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके, नो डाउट नो डाउट। ठीक है, तो बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब ये इसी चीज को हम थोड़ा और आगे इलेबोरेट करेंगे। कैसे इलेबोरेट करेंगे वो देखते हैं भाई इसको। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग ली, उसका रिडक्शन देखा। फिर हमने क्या किया, मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया। उस मोनो सब्स्टिट्यूएंट में हमने दोनों चीजें देख ली, कौन कौन सी? एक तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया। अब मैं दूसरी बात क्या करने जा रहा हूं कि यहां आपके पास हेडिंग लिख लेंगे, बर्थ रिडक्शंस फॉलोड बाय आइसोमराइजेशंस। बर्थ रिडक्शंस फॉलोड बाय आइसोमराइजेशंस, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आता है तो इसमें मोस्टली बार यही कॉन्सेप्ट देता है आइसोमराइजेशन का, और यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमें तो बर्थ रिडक्शन ही आता है, आइसोमराइजेशन पता ही नहीं क्या होता है। तो वो आइसोमराइजेशन ही सीखेंगे, कैसे फॉलो करेगा इसके साथ। एग्जामिनर कहां से सोचता है और कहां खत्म करता है, वहीं पर हमें लेके चलना है, उसी चीज को ही। तो देखो यहां हेडिंग लिख लेंगे, बर्थ रिडक्शन फॉलोड बाई आइसोमराइजेशन। देखो आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले समझो उस चीज को। आइसोमराइजेशन ही समझते हैं सबसे पहले। तो आइसोमराइजेशन क्या है, देखो जैसे मेरे पास ये कोई सिस्टम दिया हुआ है, ये कोई कार्बोनिल सिस्टम, और यहां डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड दे दिया। तो ये जो सिस्टम है, बताओ यहां ये एल्किन इतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन नहीं है कार्बोनिल और एल्किन के बीच में। अगर कुछ ऐसा मैं चेंज कर दूं इस सिस्टम के अंदर कि यहां ये एल्किन और कार्बोनिल रेजोनेंस करने लग जाएं, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दूं, इसको चेंज करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दूं, ये प्रोडक्ट बना दूं, चेंज करके मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं, तो ये जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहां ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन अवेलेबल है, रेजोनेंस अवेलेबल है, पर यहां नहीं है, तो ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो आइसोमराइजेशन भी क्या है हमारे पास कि एक जो आपकी अनस्टेबल फॉर्म है उसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे, पर किसी ना किसी रिएजेंट के थ्रू या कोई ना कोई मीडियम के थ्रू हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। या तो आपको एसिडिक मीडियम दे सकता है, या आपके पास बेसिक मीडियम भी दे सकता है। दोनों मीडियम से ही ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जाती हैं, और किस में कन्वर्ट करवा देता है कि ये कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे कन्वर्ट होगा, अगर मैं एसिडिक मीडियम लेता हूं तो आपने पढ़ा होगा, नेम रिएक्शन चली रही है, नेम रिएक्शंस के अंदर सर ने पढ़ाया होगा एसिड कैटलाइज इनोलाइजेशन और बेस कैटलाइज इनोलाइजेशन, दोनों ही वो रिएक्शंस हैं। ये एसिड कैटलाइज हो गई और ये बेस कैटलाइज। यहां से होगा क्या, सबसे पहला काम कि जैसे ही आपने H+ डाला तो क्या करता था, ये कार्बोनिल जो होता है, ये कार्बोनिल H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यही काम करता है। बताओ ये कार्बोनिल क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये कार्बोनिल इस H+ को ले लिया भाई, तो बताओ हुआ क्या, जैसे ही H+ लिया तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हुई, यहां से क्या था, इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अब हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकता है। बताओ ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बोनिल की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो इसके तो अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। बताओ इसी को तो एसिड इनोलाइजेशन कहते हैं, सर ने पढ़ाया होगा ये। तो यहां से आपके पास हो क्या जाएगा, यहां से प्रोटॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। बताओ यही तो होगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका OH आ जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका OH आ जाएगा। ठीक है, यहां आपका डबल बॉन्ड था। अब बताओ ये फॉर्म बन गई, तो ये कौन सी है, इनोल फॉर्म है। बताओ क्या है, इनोल फॉर्म है। तो बताओ ये क्या टोटोमराइज हो सकती है, ये टोटोमराइजेशन हो सकता है। यहां से ये सिस्टम यहां से यहां गया, ये सिस्टम यहां से यहां, मतलब ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहां आ गया, ये आपके पास इनोलाइजेशन हो गया, इनोल कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। तो इनोल कीटो टोटोमराइजेशन होगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहां आपके पास ये। तो ये फॉर्म जो आपकी एल्कीन
जो आइसोलेटेड फॉर्म में थी, रेजोनेंस नहीं हो रहा था, वो किस में आ गई, कॉन्जुगेशन में आ गई और थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल हो जाता है। इसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस बोलेंगे। बेसिक मीडियम की बात करें तो इसमें भी आपने पढ़ा होगा कि बेस का काम क्या होता है, H+ निकालना। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा भाई, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और इस एसिडिक हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं, एसिड इनोलाइजेशन बोल देते हैं। यहां बस आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होता था, बस वो एसिड इनोलाइजेशन सर ने पढ़ाया हुआ तब, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। अब यहां से क्या होगा, आपके पास ये नेगेटिव बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से जैसे ही नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बनते ही ये क्या करेगा, इनोलेट बनाएगा, बताओ, रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस करेगा तो इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये आपका O नेगेटिव का बन गया, इनोलेट बन गया। और जैसे ही इनोलेट बनेगा तो आप बताओ, ये वाटर से क्या कर सकता है भाई, H+ ले सकता है, ये वाटर से H+ ले सकता है। तो यहां से ये क्या करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, O नेगेटिव बना ना, सॉरी OH में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बताओ, यही तो फॉर्म थी इनोल, देखो यहां बन रही थी, अब ये वापिस क्या हो सकती है, टोटोमराइज हो सकती है, मतलब ये हाइड्रोजन उठ करके यहां आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से जो अभी तक आपका एल्कीन जो कॉन्जुगेशन में नहीं थी, वो अब क्या आ जाएगी, कॉन्जुगेशन में आ जाएगी। बस आपको इतना समझना है कि कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपको ये लगे कि यहां मेरे पास ये एल्कीन जो है कॉन्जुगेशन में नहीं है, और अगर ऐसा हो जाए कि इसमें एसिडिक या बेसिक मीडियम दे दिया जाता है तो एक किसी तरह कॉन्जुगेशन में आ जाती है। इसी रिएक्शंस को ही हम क्या कहेंगे, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस बोलेंगे। अब बर्च रिडक्शन में बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर आइसोमराइजेशन रिएक्शंस करवाई जाती हैं। ये ओनली कार्बोनिल के साथ हो सकता है और ऐसे ही आपके पास इमीन के साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम दिया हुआ है, तो यहां से ये आपके पास मान लो सिस्टम दिया हुआ है, एसिडिक हो या बेसिक मीडियम में इसको भी कॉन्जुगेशन में ले लिया जाता है। यहां से ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहां आ जाएगा और ये आपका एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन वाले के इमीन के साथ भी हो सकता है आइसोमराइजेशन, और कार्बोनिल वाले दोनों के साथ आइसोमराइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। अब इस आइसोमराइजेशन की कहानी देखते हैं, कैसे ये बर्च रिडक्शंस के अंदर इन्वॉल्व करता है। देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ये सिंपल एक क्वेश्चन लिख दिया कि ये मान लो मेरे पास क्या है, यहां OMe दे दिया, इसकी फर्स्ट स्टेप में यहां क्या लिख दिया, सोडियम लिक्विड NH3, ठीक है। ये आपके पास ये आपका A प्रोडक्ट दे दिया, और दूसरा आपके पास दे दिया यहां से HClH2। तो देखो यहां ये आपका B प्रोडक्ट हो गया, और आपको कहा जाए कि बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां देखो HCl का काम क्या है, HCl एसिड होता है, और HCl का काम क्या होगा, H+ देना। तो इसका मतलब ये तो सिस्टम वही है, आपके पास एसिडिक मीडियम H+H2 है, और ये आपका क्या है, बर्च रिडक्शन, क्योंकि मेटल दिया हुआ है और प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई कि ये स्टेप जो है ये तो बर्च रिडक्शन की है, और ये कौन सी है भाई, आपके पास H+H2 मतलब आइसोमराइजेशन की स्टेप होगी। कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, देखो यहां मेटल होगा, तो मेटल यहां आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां बताओ ये क्या होगा, वाटर, यहां क्या होगा आपके पास, डबल बॉन्ड लविंग होगा, डबल बॉन्ड को पास रखना पसंद करेगा। तो यहां हम कहेंगे भाई ये ले, डबल बॉन्ड पास रख दिया तेरे, डबल बॉन्ड पास रख दिया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड पास रखा तो यहां अब आपके पास HClH2, HCl का काम क्या है, H+ देना। तो ये अगर HCl डाला है आपने, तो ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, यहां से अपना ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, यही काम करेगा H+ देने का काम। तो यहां से बन क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपके पास ऑक्सीजन Me, और यहां आपके पास हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना, अब आपका हाइड्रोजन जो H2O था वो बताओ क्या करेगा, अटैक करेगा, यहां पर ये आपका SN2 मिथाइल पर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। ये सिंपली क्या होगी, SN2 रिएक्शंस सिंपली बाहर कर देगा। आपको पता है एक यहां पर अटैक करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, और किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि परसेंटेज इस कैरेक्टर वहां पर ज्यादा अवेलेबल होता है।
तो यहां अगर ये मोर, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इस करेक्टर ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर या एटम पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो यहाँ ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका sp3 कार्बन है। सिंपल SN2 रिएक्शन, इसीलिए कहा जाता है कि SN1 और SN2 रिएक्शंस ना तो डबल बॉन्ड के साथ अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ या ना ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देती हैं, मतलब इनके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ अटैक पॉसिबल नहीं होगा, ओनली फॉर यहाँ अटैक होगा। यहाँ अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास जो फॉर्म होगा वो क्या बन जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड, यहाँ आपका ORH और MUH की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ये OH बन गया। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, और इनोल फॉर्म होगी तो बताओ टोटोमराइजेशन हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पहुंच जाएगा, और ये हाइड्रोजन टोटोमराइजेशन होगा तो बताओ बन क्या जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन टोटोमराइज करेगा तो टोटोमराइजेशन होते ही यहाँ ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यही बन गया। अब देखो यही तो फॉर्म थी जो आपका कीटोइनोल बना सकती है, ये फॉर्म क्या है, कीटोइनोल, यहां तक नहीं रोकना है। देखो ये हमारा हुआ है सबसे पहली स्टेप हुई थी बर्च रिडक्शन, ये बर्च रिडक्शन। उसके बाद सेकंड स्टेप आई सिंपल SN2 रिएक्शन से मैंने OMe को किस में कन्वर्ट कर देता, OH के अंदर। ये आपके पास सिंपली OMe किस में कन्वर्ट हुआ, OH के अंदर, मतलब ये एक पहली स्टेप तो ये हुई, दूसरी स्टेप यहां हुई, ये SN2 रिएक्शन की स्टेप कि OMe जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, OH के अंदर। ये आपकी इनोल फॉर्म थी, कीटो में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से आइसोमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है एसिडिक मीडियम दे रखा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है तो ये आपको यहां क्या बना सकता है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में लेके आ सकता है। तो यहां से ये इसको क्या कर देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां बेसिकली हुई 3 स्टेप है। पहली स्टेप हुई बर्च रिडक्शंस, दूसरी क्या हुई है SN2 रिएक्शंस, तीसरी आपके पास आइसोमराइजेशंस। और ऑप्शंस के अंदर ये भी प्रोडक्ट होता है, ये भी प्रोडक्ट होता है और ये भी बना के दिखा देते हैं। और आपको कंफ्यूज करने तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शंस कहां तक लेके जानी है, रिएक्शंस को कहां तक लेके जाना है। तो ये बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बताओ भाई, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? सौरभ सर, मोनो सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आना चाहिए। ऑक्सीजन पे कैसे आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन पे कैसे पॉसिबल है सौरभ, ऑक्सीजन पे कैसे पॉसिबल है? देखो इसके और एग्जांपल करते हैं, यहां कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक ये एग्जांपल दे दिया जाए, ये एग्जांपल मान लो दे दिया जाए, मोनो सब्स्टिट्यूएंट है तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ भी नहीं सकते यहाँ। ये सिंपली यहाँ, चलो उसमें पहले डाई सब्स्टिट्यूएंट समझ लेते हैं, उसके बाद और एग्जांपल करवाएंगे, इसी के आगे करवा देंगे, ठीक है, इसी के ही और एग्जांपल करवाएंगे, आगे करवाएंगे, पर वो डाई सब्स्टिट्यूएंट का अलग से पढ़ेंगे उसी में, वो अभी इन्वॉल्व नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं, देखो या ये तो कौन सी रिएक्शन थी, बर्च रिडक्शंस फॉलोड बाय क्या था, एल्काइल ना ये आइसोमराइजेशंस। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे बर्च रिडक्शंस फॉलोड बाय एल्काइलेशंस, बर्च रिडक्शंस फॉलोड बाय एल्काइलेशंस, ये दूसरी हेडिंग डालेंगे। देखो बर्च रिडक्शंस फॉलोड बाय एल्काइलेशंस की अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे देता है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहां जैसे डाल दिया आपके पास लिथियम C2H5OH, तो आपको पता है ये C2H5OH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H+ देगा, और लिथियम जो है वो मेटल है, मेटल होगा तो बताओ क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन देने का। मतलब कौन सी रिएक्शंस हुई आपकी, बर्च रिडक्शंस हुई। और बर्च रिडक्शंस होगी तो यहां से मैंने क्या कहा, हेडिंग क्या डलवाई है, बर्च रिडक्शन फॉलोड बाय एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन की बारी है कि बर्च पहली स्टेप में क्या होगा, बर्च रिडक्शन, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एल्काइलेशन होगा। तो यहां से देखो ये कंपाउंड दे दिया, अब इस कंपाउंड में होगा क्या, सबसे पहले आपके पास ये कंपाउंड दे देगा,
और सेकंड स्टेप में यहां लिखेगा A, और सेकंड स्टेप में लिखेगा यहां C2H5, यहां आपके पास आयोडीन जैसे लिख दिया, ये आपका B प्रोडक्ट लिख देगा और कहेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर करोगे क्या कि सबसे पहले तो बर्च रिडक्शन, यहां ग्रुप कौन सा दिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमें पता है यहां डबल बॉन्ड क्या रहना पसंद करेगा, दूर रहना पसंद करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड दूर रहना पसंद करेगा, तो ये हमने दूर रख दिया इसको। ठीक है, ये आपका ए प्रोडक्ट आ चुका है। अब ये ए प्रोडक्ट आया है, थोड़ा सा इसका इंटरमीडिएट की भी बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म से रिलेटेड बात करेंगे। मैकेनिज्म अभी हमने देखा था कि जब इसकी मैकेनिज्म हुई थी, जब इसकी मैकेनिज्म बनी थी, तो मैकेनिज्म में हमारे पास आपको याद करो कि ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ होगा। उसके बाद यहां पर एक और इंटरमीडिएट, यहां पर कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट बना होगा, बताओ एक ये भी इंटरमीडिएट बना होगा। ये दोनों इंटरमीडिएट बन रहे थे। अब ये जब दोनों बन रहे थे तो यहां से हम क्या करते थे, उसके बाद सोलवेंट लेते थे, सोलवेंट से क्या करते थे, H+ दे देते थे। जैसे यहां क्या ले रखा है, C2H5OH ले रखा है, तो C2H5OH ले रखा है, तो यहां का जो नेगेटिव चार्ज होगा दोनों का, वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बन क्या जाएगा भाई, ये आपका C डबल बॉन्ड OH, और यहां आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये आपका रेडिकल, प्लस ये आपके पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहां रेडिकल, और यहां आपके पास हाइड्रोजन जुड़ गया। बताओ यही होगा। उसके बाद क्या होता था, मेटल क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था। जैसे लिथियम ले रखा है तो लिथियम का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना, और इलेक्ट्रॉन देगा तो ये रेडिकल क्या हो जाएगा, वापिस नेगेटिव चार्ज बना लेगा। बताओ वापिस क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से ये रेडिकल वापिस क्या बना लेगा भाई, रेडिकल चार्ज। तो यहां नेगेटिव चार्ज बन गया, और एक आपके पास यहां नेगेटिव चार्ज। बताओ यही बनेगा। अब यहां से ये मैंने कहा था जो सेकंड आपके पास एनायन बनता है, ये क्या होता है, यहां इसको ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप करेंगे तो यहां जब आपके पास, अब दो केसेस यहां से होते हैं। अगर आपके पास एल्काइलेशन का हो सकता है केस, और दूसरा अगर एल्काइलेशन नहीं होता है तो सोलवेंट से H+ ले लेता है। बट अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देते हो, यहां मैंने क्या डाला, ये इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देते हो तो H+ की जगह क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। अब देखो इनमें से यहां ये नेगेटिव तो बताओ क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि यहां इस COOH के विड्रॉइंग -M की वजह से इसको स्टेबलाइजेशन मिल ही नहीं रहा है। पर यहां ये नेगेटिव चार्ज इस -M से स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहां अटैक कर देगा और इस नेगेटिव इस आयन को भगा देगा। मतलब ये मोस्टली ये एनायन क्या बन रहा होगा, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये जैसे ही अटैक करेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, यहां से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां COOH और यहां C2H5। मतलब ये किसको, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन, इप्सो पोजीशन बोला जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर वो क्या कर देता है, सेकेंड स्टेप में एल्काइलेशन करवा देता है। अगर एग्जामिनर सेकंड स्टेप में एल्काइलेशन दे देता है तो हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि जो उसकी इप्सो पोजीशन होगी वहां क्या जोड़ देंगे, वो अपने इलेक्ट्रोफाइल जो डाला है उस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देंगे। बस यही क्या है, बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई एल्काइलेशन है। जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल जैसे यही दे दिया, ये आपका C डबल बॉन्ड OMe कर दिया जैसे मैंने इसको, और यहां डाल दिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, इसमें कह दिया ये आपकी फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में दे दिया आपके पास यहां आयोडीन, ये आपके पास कंपाउंड। और कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे सबसे पहली स्टेप में तो क्या दे रखा है, बर्च रिडक्शंस। और बर्च रिडक्शंस अगर पहली स्टेप में दे रखा है तो यहां हमें पता है ये विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यहां आपके पास ये क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड क्या होगा, दूर रहना पसंद करता है। ये विड्रॉइंग से क्या रहता है, डबल बॉन्ड दूर रहना पसंद करता है।
तो यहाँ C डबल बॉन्ड OMe। और हमें पता है या तो नेगेटिव यहाँ इस पोजीशन पे बन रहा होगा या इस पोजीशन पे। हमें पता है यहाँ बनने वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके -M से स्टेबलाइज हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास -M बना, अब ये आयोडीन यहाँ क्या कर देगा, अटैक कर देगा और इसको बाहर कर देगा SN2 रिएक्शन के थ्रू, और ये आपका फॉर्मेशन से हो जाएगा C डबल बॉन्ड OMe और यहाँ आपका ये फॉर्मेशन। बस आपको इप्सो पोजीशन पे जोड़ देना है जो भी एल्काइलेशन करवाया है वो। आप कहोगे सर क्या यहाँ विड्रॉइंग की जगह मैं डोनेटिंग भी यूज करके एल्काइलेशन करवा सकता हूं क्या मैं यहाँ जैसे आपके पास आपने क्या कहा कि विड्रॉइंग अभी तक ले रहे थे, यहाँ डोनेटिंग ले सकता हूं क्या मैं? अब मैं करवा सकता हूं जैसे ये सोडियम लिक्विड NH3 और यहां आपके पास जैसे मैंने यही डाल दिया कि pH CH2Br ये डाल दिया कि क्या अब ये रिएक्शन एल्काइलेशन होगा? तो हम कहेंगे यहां पर ये तो ठीक है आपका ये कि ये होगा तो यहां डबल बॉन्ड पास रहना पसंद करेगा, और पास रहना मतलब यहां या फिर यहां क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को कोई विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करने वाला नहीं है, तो यहां से कोई एल्काइलेशन नहीं पॉसिबल होता है। तो जो भी एल्काइलेशन पॉसिबल होता है वो आपका कहां पॉसिबल होगा, ये जो होगा विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तभी एल्काइलेशन पॉसिबल होगा। ये प्रोसेस आपको नहीं फॉलो करना है। यहां से आपका एल्काइलेशन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब आपका डोनेटिंग ग्रुप दिया हुआ होगा, तब नहीं हो सकता है। तो बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फटाफट बताओ भाई, क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मानसी आइसोमराइजेशन वाला मैंने ये कहा, लास्ट स्लाइड ये देखो, ये रही, यही लास्ट स्लाइड भाई, ठीक है। आइसोमराइजेशन में मैंने क्या कहा? आइसोमराइजेशन मैंने सिंपल ये कहा कि आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है जैसे, या मेरे पास ये कंपाउंड बना के दे रखा है, तो यहां ये डबल बॉन्ड जो है ये इस कार्बन ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, और इसके साथ जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये क्या करते हैं, हम आइसोमराइज कर देते हैं इस कंपाउंड को, ताकि ये क्या हो जाए, ये डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में आ जाए। और कॉन्जुगेशन में आने से क्या होगा, ये थर्मोडायनेमिक ज्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि कोई भी सिस्टम कॉन्जुगेशन करता है तो उसकी ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में आ जाते हैं, तो यहां ये थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए इस आइसोमराइजेशन करवाने के लिए हम एसिडिक या बेसिक मीडियम यूज करते हैं। बस यहां डबल बॉन्ड है, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कर देना है। आपको इस टाइप का सिस्टम लास्ट में मिलेगा, तो आप बस ये देख लेना है क्वेश्चन के अंदर कि एसिडिक और बेसिक मीडियम है या नहीं है। जैसे ये टाइप का सिस्टम दे दिया, ठीक है, ये सिस्टम दे दिया और इसमें डाल दिया यहां जैसे H+H2O डाल दिया, तो बताओ क्या ये डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है? नहीं है। और कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। बस उसको कॉन्जुगेशन में ले आना है, यहाँ डबल बॉन्ड रख देना है, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है कार्बोनिल की तरफ, मतलब जो ये डबल बॉन्ड था इसको कार्बोनिल की तरफ शिफ्ट कर देना है, बस इतना काम कर देना है, ठीक है। हाँ उसकी बात करेंगे, सुनित डाई सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे, सब बात करेंगे, अभी डाई सब्स्टिट्यूट की बात नहीं है, मोनो सब्स्टिट्यूट की बातें हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट टाइप हमारा वही होगा। डाल ले हेडिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड आपके पास बर्थ रिडक्शंस, जब क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, रिडक्शंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, हेडिंग लिख ले, ठीक है भाई, हेडिंग लिख लो, रिडक्शंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, रिडक्शंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। देखो रिडक्शंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के अंदर होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम दे दिया जाए, ये सिस्टम, एक तो ऑर्थो की बात कर लेते हैं, फिर पैरा की और फिर मेटा की बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट दे दिया और यहां डाल दिया गया सोडियम लिक्विड NH3, सोडियम लिक्विड NH3, बताओ यही सब्स्टिट्यूएंट था, बस यही तो था कि आपके पास क्या था, COOH, मैंने क्या लिया, डाई सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लिख लेंगे हेडिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, रिडक्शंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा यहां मेरे पास दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। दो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, एक तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक आपके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दो सब्स्टिट्यूएंट, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहां रहना पसंद करता है, पास रहना पसंद करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या कहां रहना पसंद करता है, दूर रहना पसंद करता है।
तो हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपका जो डोनेटिंग ग्रुप है वो तो डबल बॉन्ड से पास रहे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से दूर रहे। जैसे भी खुश रहे उसे बनाना, कोशिश यही करना है कि दोनों कैसे भी करके खुश रहे। अगर मान लो खुश नहीं हो पाए तब अलग बात देखेंगे, पर हमें पहली चॉइस तो यही रखनी है कि हमें कुछ ऐसा डबल बॉन्ड क्रिएट करने हैं दोनों तरफ कि दोनों भी क्या रहें, खुश रहें। तो देखो बनाने की कोशिश करते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसी डबल बॉन्ड के साथ ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है आपके पास कि यहां डबल बॉन्ड बना लो भाई, ये डबल बॉन्ड बना लो। तीसरा केस क्या हो सकता है यहां पर आपके पास कि ये डबल बॉन्ड बना लो भाई। यही तीन केसेस, इस तीन केसेस के अलावा तो बताओ फोर्थ कोई केस होगा नहीं। यहां इस तीन केसेस के अलावा कोई फोर्थ केस नहीं होगा भाई। बताओ इन तीन केसेस के अलावा तो कोई फोर्थ केस नहीं होगा कि मैंने डबल बॉन्ड इस तरह से बना लिए, यहां से ऐसे बना लिए और यहां से ऐसे बना लिए, ठीक है। अब मैं बात यहां से चेक करता हूं कि कौन खुश है और कौन दुखी है। इसी चीज को देखते हैं भाई, कौन खुश है और कौन दुखी है। देखो ये ओएमई है, ओएमई क्या चाहता है, डोनेटिंग है, चाहता है कि डबल बॉन्ड पास रहे। तो बताओ ये डबल बॉन्ड पास है तो खुश है, ठीक है। यहां CWH है, CWH क्या चाहता है कि मेरा डबल बॉन्ड दूर रहे, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर डबल बॉन्ड दूर है, ये भी खुश है। अच्छी बात है, दोनों ही खुश है, आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास आए भाई, तू बता कौन खुश है कौन दुखी है। डबल बॉन्ड चाहता है पास रहे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पास है, ये भी खुश है। CWH चाहता है कि दूर रहे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड पास है, ये दुखी है। यहां क्या आ गया, दुखी है ये ओएमई क्या चाहता है, डबल बॉन्ड पास रहे पर ये दूर है, तो ये भी दुखी है। यहां CWH क्या चाहता है, पास रहे, दूर रहे पर ये पास है, ये भी दुखी है। बताओ इनमें से एक में, इसमें तो ये ओएमई एक ही खुश है, इसमें दोनों ही दुखी हैं, इसमें दोनों खुश हैं। इसका मतलब यही प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपका ऑर्थो के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐड कर देते हो तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही खुश है, वही हमारा क्या होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं भाई, ये आपका क्या था, ऑर्थो का था। एक बार मेटा की बात कर लेते हैं, ये लो भाई मेटा का भी एग्जांपल ले लिया हमने। ये आपका मेटा का भी एग्जांपल, जैसे यहां मैंने लिक्विड NH3 ले लिया, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल ले लिया, और इस एग्जांपल में जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऐसा हमें अरेंजमेंट करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ये दोनों ही खुश रहें। तो ये तो चाहता है, ओएमई क्या चाहता है, पास रहे डबल बॉन्ड, CWH क्या चाहता है, दूर रहे डबल बॉन्ड। तो बताओ कुछ ऐसा अरेंजमेंट चल सकता है कि ये आपका ओएमई जो है पास रहे, ये CWH है ये दूर रहे। बताओ यही तो होगा, ये भी खुश है और ये भी खुश है, क्योंकि अभी हमने देखा कौन सा मेजर होने वाला है, वो मेजर होगा जिसमें दोनों ही खुश हों। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं पैरा की भी बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास, क्योंकि पैरा ऑर्थो मेटा पैरा तीन ही केस बनते हैं, और पैरा की अगर मैं बात करूं तो पैरा में हम क्या कहेंगे कि मान लो मेरे पास ये सिस्टम दे रखा है, ठीक है। अब यहां ये मत कहना भाई कि CH3 भी जोड़ के दिखा दो, CH3 डोनेटिंग है तो डोनेटिंग भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। हमें तो बस दोनों को खुश करना है, ठीक है। अब खुश क्या करेंगे, यहां पर भी खुश करने की कोशिश करेंगे, तीन केस बना देंगे। वही तीन केस बनेंगे कि ये ओएमई या तो मेरे पास ऐसा बन सकता है, दूसरा केस क्या बन सकता है भाई कि जो डबल बॉन्ड इस तरह से बनाए हैं वो वैसे बना ले, ये डबल बॉन्ड बन गए, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है भाई, यहां से कि ये मेरे पास बनाए हैं तो ये डबल बॉन्ड बन सकते हैं, यहां से ओएमई और C डबल बॉन्ड OH। बताओ इसमें सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये फटाफट आपको बताना है, ये आपके लिए भाई क्वेश्चंस, फटाफट बताओ कौन सा मेजर होगा। अरे अकेश दोनों विड्रॉइंग होगा तो भी सेम ही कहानी होगी। अरे भाई मैं एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग ले लिया तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि दोनों खुश रहने चाहिए, तो बस दोनों खुश करने। कह रहा सर दोनों विड्रॉइंग ले लूं तो क्या होगा, अरे भाई वही बात होने वाली है, ठीक है। दोनों क्या करना है, दोनों को खुश करना है, बस ले दो विड्रॉइंग ले ले। पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो, ये ले भाई दो विड्रॉइंग ले, तू खुश रहे।
COMe। मतलब क्या करेगा, दोनों खुश होने चाहिए, बना ले ऐसा प्रोडक्ट। ये तो कॉमन बात है भाई, तुझे कॉन्सेप्ट मिल जाए तो ये थोड़ी ना अब खुद कर सकता है। ये ले, बन गया प्रोडक्ट, दोनों खुश हैं, दोनों विड्रॉइंग है, दोनों दूर रहना पसंद करते हैं डबल बॉन्ड से, दोनों डोनेटिंग है तो पास कर दे दोनों को। ठीक है हर्ष, बता समझ में आ गया? कुछ थोड़ा तो तू भी दिमाग लगा भाई, ये थोड़ी ना पेपर देने जाएगा तो सर साथ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग तुझे भी यूज करना पड़ेगा। हाँ दिव्या बताओ कौन सा होगा, तो इसीलिए तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन दिया है कि यहां तो दोनों ही खुश नहीं है, दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है खुश होना। हम तीन ही, यहाँ तीन ही अरेंजमेंट पॉसिबल थे, तीनों को बना के देख लिया। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या आ गया भाई आपके पास, देखो चेक करते हैं कौन खुश है कौन दुखी है। हर्ष देख ले भाई, तू खुश है या दुखी है, ले आज आप चेक कर लेते हैं। सी थर्ड फर्स्ट सेकंड सारे बता दिए। हाँ सब में एक ही दुखी दिख रहा है बिल्कुल। देखो यहाँ इनको खुश करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा खुश है कौन सा अब वो देखो, एक खुश है एक दुखी है, दोनों खुश। पहली कोशिश हमारी क्या है, दोनों को खुश रखना। पर अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि एक ही खुश कर रख पाए तो और एक दुखी रह जाए, तो उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा दुखी है या कौन सा ज्यादा खुश है। तो जो ज्यादा खुश रहेगा उसी का हम प्रीफर करेंगे भाई, ये ठीक है, कम से कम दुखी कम हो और खुश ज्यादा रहे, वो हमें इस यहाँ फॉर्म लेनी है, तो उसी में देखेंगे। देखो यहाँ आपके पास ये OMe है, कैसा रहना पता चाहता है, डबल बॉन्ड पास ही डबल बॉन्ड है, खुश है, ये तो चिल कर रहा है। इसकी बात करते हैं, ये COOH क्या चाहता है, दूर रहे, पर डबल बॉन्ड पास है इसलिए दुखी है। इसकी बात करते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पास रहना चाहता, दूर रहना पास रहना चाहता है, पास है ही, तो ये भी चिल कर रहा है यहाँ। पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी क्या कर रहा है, दुखी है, यहाँ पर भी क्या है, दुखी है। यहाँ OMe क्या रहना चाहता है, पास रहना चाहता है, पर यहाँ दूर है, तो ये दुखी है बेचारा, दुखी है, कोई काम। COOH दूर रहना चाहता है, तो यहाँ ये चिल कर रहा है। ठीक है, अब हमें एक तो यहां चिल कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा मेजर होगा, तो वो तो हम क्या कर जाएंगे फिर मैकेनिज्म के पास। ये तो हमने डायरेक्ट यहां यूज करके देखा इसको कि भाई काम चल जाए, पर यहां आकर के ये काम नहीं चल रहा है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म के पास जाएंगे, मैकेनिज्म पूछेंगे कि भाई बता कोई तो सॉल्यूशन दे इसका, तो मैकेनिज्म कहेगी भाई ले सॉल्यूशन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बस उसको यूज करना आना चाहिए तुझे। देखो यहां से कि आपके पास जो कहती है मैकेनिज्म की इंटरमीडिएट जो बनता है, वो इंटरमीडिएट आपका या तो कुछ ऐसा बन सकता है भाई कि नेगेटिव यहां जाए, या फिर क्या बन सकता है कि अगर मेरे पास यहां OMe के पास रखता हूं मैं, ये लो भाई, तो OMe या तो यहां रहेगा या यहां रहेगा, बताओ यही तो केस बन सकते हैं। अब नेगेटिव यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां नेगेटिव करो तो दुखी रहेगा, क्योंकि OMe इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, यहां COOH जो होगा वो -M से स्टेबलाइज कर पाएगा। अब इन दोनों इंटरमीडिएट में से या इसी का भी आपके पास बताओ, एक तो क्या हो सकता है, इसमें ये भी बन सकता है इंटरमीडिएट जो दुखी है बेक, यहां से बताओ यही तो हो सकता है, ये नेगेटिव, या फिर क्या हो सकता है इसका यहां नेगेटिव बन जाए, बताओ वो तो एक ही बात होगी। आप कहोगे यहां भी बना दो सर, चलो बना दिया हमने, यही बन रहे। बताओ कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा खुश है, कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसमें देखा ये आपका -M ग्रुप लगा रहा है, तो ये ज्यादा खुश है। इसमें यहां चेक किया, यहां कोई -M नहीं है, दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है, और दूर दूर तक अगर नजर नहीं आ रहा है तो ये भी आपका यहां से दुखी है एक तरह से, मतलब आपका ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। यहां से बात करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो यहां पर भी आपका क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां स्टेबल नहीं है। आप कहोगे सर इसको रेजोनेंस कर लेता हूं, भाई नेगेटिव रेडिकल यहां पर भी तो है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक यहां क्या रिपल्सन हो जाएगा, तो मिनिमम रिपल्सन तक भी रखना है। ठीक है, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, क्योंकि जैसे आप रेजोनेंस करोगे तो यहां आ जाएगा और ये नेगेटिव रेडिकल के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं काम चल सकता। इस OMe की बात, ये भी इसको स्टेबलाइज नहीं करा, ये भी नहीं हो जाए।
मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज है वो ये है। मतलब ये आपकी फॉर्म है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल कौन कर रहा है, CWH, ना कि OMe। तो इसका मतलब किसकी चलेगी, कौन ज्यादा खुश होना चाहिए, CWH। जो भी विड्रॉइंग नेचर का होगा वो खुश होना चाहिए, जो भी विड्रॉइंग ग्रुप का होगा वो खुश होना चाहिए बस। क्यों, क्योंकि वो इंटरमीडिएट को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब किसकी चलेगी, अगर एक खुश है एक खुश नहीं है तो चलेगी किसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो किसकी भैंस चल रही है यहाँ, किसकी लाठी है, CWH की। तो ये हो जाएगा भाई, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये हमारा बनने वाला क्या हो जाएगा, मेजर ग्रुप हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि CWH पहले स्टेबिलिटी का प्रीफर करेंगे हम। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बोलो, बताओ ये बात पता चल गई सभी को। अच्छा ठीक है हर्ष, ओके। अरे क्या अभी करवाऊं भाई, 6 लेक्चर अपलोड बोल दिया है मैडम को, कर देगी भाई, मैंने कहा बोल दिया है तो अपलोड कर देगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए, फटाफट ये एग्जांपल सोल्व करेंगे भाई, इन एग्जांपल्स को फटाफट सोल्व करेंगे। इन एग्जांपल्स को सोल्व करो भाई। इन एग्जांपल्स को फटाफट सोल्व करो भाई, खत्म करो इनको जल्दी जल्दी। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नंबरिंग कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक है। एक और लिख देता हूं मैं यहाँ क्वेश्चंस आपके लिए, एक और क्वेश्चंस लिख देता हूं भाई, एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, देखो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ विद ऑप्शंस लिखूंगा भाई, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन सोल्व करो भाई फटाफट। ये क्वेश्चन आया था नेट 2015 के अंदर, नेट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लिखा गया था, यहां OMe था, यहां आपके पास कार्बोनिल था, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था नेट 2015 के अंदर। देखो क्वेश्चंस को देखते ही डर सा लगेगा, पर है बहुत इजी। जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ये इजी नहीं है, ठीक है। तो जेम वाले पर है, देख कर के जेम वाले भी कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास MEI2 इक्वलेंट,
देखो नेट को तो क्वेश्चंस करवा भी रखा है, उसके कुछ स्टेप्स, ये स्टेप्स हो सकता है जेम के सिलेबस में स्टेप्स नहीं हो ऐसी, ठीक है, पर नेट वाले डरने की जरूरत नहीं है जेम वालों, उसमें बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। रिएजेंट के क्वेश्चंस को देखो कितनी सारी स्टेप्स दी हुई है, क्वेश्चंस को देखते ही डर सा लग जाए कि इतनी सारी स्टेप्स दे रखी हैं, और यहाँ से ये कुछ ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चंस के लिए, इस क्वेश्चंस के लिए मैं इनके कुछ ऑप्शंस भी लिख देता हूँ भाई। यहाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, इसका ये ऑप्शंस क्या होगा, इसका ए मिलेगा, क्या था आपके पास यहाँ, ये OM, यहाँ OAC, ये आपका A बन गया, ठीक है। इसी में B की बात करता हूँ, B क्या होगा भाई, यहाँ OH हो गया, ये आपके पास A ऑप्शन हो गया। B ऑप्शंस की बात करता हूँ, B ऑप्शन में A क्या दे रखा है, B ऑप्शंस के अंदर A दे रखा है आपका, ये तो OME, और यहाँ दे रखा है ये। अब इसमें B ऑप्शंस क्या दे रखा है, इसमें B ऑप्शंस लिखा है आपका ये OME। C ऑप्शंस की बात करूं, C ऑप्शंस में क्या है, A क्या दे रखा है, ये आपका OAC है, ये आपका यहाँ COM OH है, ठीक है। B ऑप्शन जो इसका गिवन है वो है भाई ये आपका यहाँ OAC है, ये आपका सिस्टम है। B ऑप्शन यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। D ऑप्शंस की बात करता हूँ, D ऑप्शंस क्या है इसमें, ये आपके पास यहाँ OAC है, और इसका B जो पार्ट है यहाँ OME लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास ये क्वेश्चन से बताओ, फटाफट बताओ भाई क्या किसका क्या आंसर होगा। ये आपका ये ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चंस है, सभी बताना है, जैम हो चाहे नेट हो। क्वेश्चंस 3 शो कर दो सर, ओके। ये लो क्वेश्चन 3, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पुनीत। बताओ ये क्वेश्चंस बताओ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चंस फटाफट देख लो भाई, ये क्वेश्चंस है, मुझे ये आपके इजीली कर लो ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2, ये क्वेश्चन 3, और ये क्वेश्चंस लिख रहा हूं 4। तो इसका ऑप्शंस में दिए हैं तुम्हें, जो इस ऑप्शंस इसलिए दिए हैं ताकि ऑप्शंस, मैंने एक चीज कही थी, रिएजेंट के जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, या मैं कहूं ऑर्गेनिक के जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो ऑप्शन से बहुत बार क्या होता है, आंसर आ जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर क्या किससे आ जाता है, ऑप्शन से। और रिएजेंट में कहानी बहुत ही ज्यादा घटती है कि रिएजेंट के अंदर तो आपको 1-2 रिएजेंट पता है और 2-4 रिएजेंट पता भी नहीं है, तो भी आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हो, इजीली बेझिझक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे, इस क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। नेट 2015 में 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, 4 मार्क्स का, ठीक है। 4 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताना है क्या आंसर होगा। बताओ फर्स्ट के अंदर, देखो फर्स्ट के क्वेश्चंस की बात की, ये आंसर है, इसमें ये ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन है, फटाफट देख लो, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट में आइसोमराइजेशन होगा, सेकंड में भी आइसोमराइजेशन होगा, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में देख करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो बस आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है, कौन सा होगा, ठीक है।
ये आंसर देने हैं भाई, ये आपके ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन होगा। ये आपके पास स्टेटमेंट है, 4 मार्च के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखो फटाफट हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास देखो यहाँ सबसे पहला ये लिक्विड, ये 500 स्टेप वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ नेट के बच्चों को, जेएम के बच्चों के सिलेबस में नहीं थी कुछ स्टेप्स इसकी, जैसे सिलिकॉन बेस सिलिकॉन हाइड्राइड नहीं थे। ये सारी स्टेप्स जो थी नेट के में पढ़ा चुका हूँ भाई, ये भी बता चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ। ये सारी स्टेप देखो, ट्रिफ्लिक एसिड विद सिलाइल हाइड्राइड पढ़ाया था नेट के बच्चों को। ठीक है, पर जेएम वालों बिल्कुल इजी है आपके लिए भी क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन फर्स्ट की बात करता हूं भाई। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में सभी को पता है, यहां से आपके पास क्या दिया, ओएमई दिया हुआ है। ये क्या है भाई, ओएमई, ओएमई है, ये आपका COOH है। ये ओएमई तो कहां डबल बॉन्ड पास रखना पसंद करेगा, COOH दूर रखना पसंद करेगा। तो यहां क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम कहेंगे भाई ओएमई तो पास रहना पसंद करता है। और तो ये बताओ प्रोडक्ट आ जाएगा। अब क्या दे रखा है, एल्काइलेशन या ना सॉरी आइसोमराइजेशन। तो सबसे पहले ये OMe H+ HCl के साथ H+ लेकर के क्या बना देगा, OH में। सबसे पहला काम तो क्या करेगा भाई, ये OH में कन्वर्ट कर देगा। ये COOH यहाँ OH में कन्वर्ट कर देगा, सबसे पहला काम। ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका COOH। अब आपको पता है HCl एसिडिक मीडियम है, और देखो ये सिस्टम दिया हुआ है तो आइसोमराइज कर जाएगा ताकि ये थर्मोडायनेमिकली क्या हो जाए, मोर स्टेबल हो जाए। और ये COOH को क्या कर देना है, ये डबल बॉन्ड को बस शिफ्ट कर देता है, कर देना है कार्बोनिल की तरफ। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें बात करोगे तो देखो यहाँ ये OMe जो है ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। और डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बताओ यहाँ क्या होना, क्या करना पसंद करेगा, डबल बॉन्ड को पास रखना पसंद करेगा। तो ये डबल बॉन्ड को हम कह दिया पास रहेगा भाई। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड पास होगा। पर देखो यहां सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा अल्कोहल और डाल दिया, मतलब एक्स्ट्रा H+ का सोर्स और डाल दिया। तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर H+ का सोर्स अगर एक्स्ट्रा मिल गया तो बताओ वहां आइसोमराइजेशन हो सकता है। मैंने कहा था इमीन में हो सकता है और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर हो सकता है। तो बताओ ये क्या हो सकता है, टोटोमराइज हो सकता है। यहां से कुछ सबसे पहले तो इसमें जा सकता है, यहां से लोन फिर यहां दिया, यहां सिस्टम दिया, क्या बन गया, ये NMe2 हो जाएगा। सोलवेंट से H+ ले ही लेगा, सोलवेंट के पास खूब सारा H+ रखा ही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बॉन्ड बताओ ये बन सकता है और ये बन सकता है। तो यहां से बताओ ये आइसोमराइजेशन भी तो हो सकता है। इमीन में और एमीन में बताओ कौन स्टेबल होता है, तो आप कहोगे सर एमीन होता है। कीटो फॉर्म में और इनोल फॉर्म में कौन स्टेबल होता है, आप कहोगे सर कीटो फॉर्म स्टेबल। तो यहां तो कीटो फॉर्म स्टेबल होती है, बट यहां ये फॉर्म स्टेबल नहीं होती है। यहां फिर यहां से क्या होगा, आइसोमराइजेशन, मतलब डबल बॉन्ड को किसके, एमीन की तरफ कन्वर्ट कर दोगे, इसकी तरफ। बट देखो यहां से ये बना दोगे, बताओ अब ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होती इमीन, तो एमीन ज्यादा स्टेबल होती है। तो एमीन ज्यादा स्टेबल होती है तो इसमें ना कन्वर्ट करके ये हाइड्रोजन बताओ यहां से यहां शिफ्ट कर सकता है, और ये किस में बन सकता है, आपका एमीन के अंदर। तो ये आपका एमीन जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इमीन, तो ये नहीं बनता है, ये आपका ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये मेजर, तो ध्यान रखना है आपका एमीन बन जाएगा। बस देखो यहां ये डबल बॉन्ड, यहां कॉन्जुगेशन आ चुका है, यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं था, यहां कॉन्जुगेशन नहीं था, यहां कॉन्जुगेशन मिल चुका है। तो ये ध्यान रखना, आपके पास एक्स्ट्रा अल्कोहल डाल देगा, और जैसे ही एक्स्ट्रा अल्कोहल डालेगा तो आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, एमीन के अंदर। अगर कार्बोनिल हो तो यहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों ही क्वेश्चन किसके हैं, आइसोमराइजेशन के। यहां देखो हमें पता है कि भाई ये बर्च रिडक्शंस है, पर एग्जामिनर क्या करता है, वो बर्च रिडक्शन तक रिएक्शन नहीं रोकता है, वो क्या करवाता है, आइसोमराइजेशन करता है। और यही चीज हमें मार जाती है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहां हमें पढ़ाया ही नहीं जाता कि भाई इसके साथ कैसे एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है एल्काइलेशन का है, ये आपके पास COMe है, ये आपके पास डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग। आपको पता है विड्रॉइंग के साथ इप्सो पोजीशन पे क्या करना है, एल्काइलेशन। तो बताओ ये बन जाएगा, यहां से एल्काइलेशन का दे रखा है सेकंड स्टेप में। मैंने कहा था इलेक्ट्रोफाइल दे देता है तो आपको इप्सो पोजीशन पे जोड़ देना है। किसकी चलेगी, आपके पास वो भी बताया था, यहां विड्रॉइंग ग्रुप की चलेगी। अगर मेरे पास एक खुश रह रहा है दूसरा खुश नहीं है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहां इसकी लाठी होगी तो भाई इसी की चलेगी। फिर
CH3 बेचारा दुखी मन से बैठा रहेगा। ठीक है भाई, डबल बॉन्ड पास नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ऐसे स्टेबल रख लेंगे अपने आप को। ठीक है, तो ये आपका इप्सो पोजीशन पे इसको जोड़ दोगे। बताओ यही क्या है, फोर्थ ऑप्शन का बताओ आंसर इसका क्या होगा, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा। देखो ये ऑप्शन है भाई, A B B C D D D D D D C B, ठीक है, D D B C D, ठीक है। मोस्टली बच्चों का आंसर आया है डी। देखो आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको मैंने सिर्फ ये क्वेश्चंस लिखने का मेरा इतना मकसद था कि मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो आप रिएजेंट देख करके पता कर सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में कहीं कोई स्टेप है, आप देखोगे ये स्टेप क्या है, बर्च रिडक्शन की है। ट्रसी यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्सी हो गया, मतलब ये H+ दे सकता है, और ये आपके पास सोडियम लिक्विड लिथियम दे ही रखा है, ये आपका H+ का सोर्स हो गया। ये बर्च रिडक्शन है। और आपको पता है बर्च रिडक्शन जो है वो एरोमेटिक सिस्टम का रिडक्शन करेगा। यहां से देखो कोई एरोमेटिक सिस्टम है क्या, इस सिस्टम के अंदर देखो यहां ये एरोमेटिक सिस्टम है, ये आपका क्या है, डोनेटिंग है। ये क्या है, डोनेटिंग। ये इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है, डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है, विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये 3 सबस्टेंट जुड़े हुए हैं इस बेंजीन रिंग के साथ, 2 डोनेटिंग है, 1 विड्रॉइंग है। बताओ लास्ट स्टेप है, तो ये तो रिंग तो रिड्यूस होनी ही होनी है, ये रिंग तो रिड्यूस होगी क्योंकि लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है तो ये रिंग तो रिड्यूस होगी। ये सारी स्टेप करवा रखी है भाई, दोबारा मुझे करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जैम के सिलेबस में ये आपके पास इसिलाइल हाइड्राइड वाइड्राइड नहीं है, ठीक है, तो ये कोई टेंशन नहीं लेना, सर ये तो हमें करवाया नहीं कुछ चीज ऐसा, तो वो जैम के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ दोनों को, चाहे जैम हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, उनको समझाने का मेरा पर्पज क्या है कि आप ऑप्शन देकर कम टाइम में भी ऐसे मल्टीपल स्टेप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये मेरे पास ये रिंग तो रिड्यूस होनी है, कैसे रिड्यूस होगी, इसके तो दूर रहना चाहिए और इन दोनों के पास आना चाहिए डबल बॉन्ड। देखो किसी ऑप्शन में ये रिंग रिड्यूस हो रही है क्या, तो देखो बी बनेगा, बर्च रिडक्शन होगा तो बी की ऑप्शन की बात करें, देखो ये रिड्यूस नहीं की इसने, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसकी बात करें, देखो ये रिंग रिड्यूस कर दी, ये रिंग तो रिड्यूस कर चुका है, ये रिंग रिड्यूस कर चुका है, पर देखो यहां OMe जो है, OMe का तो डबल बॉन्ड पास रहना चाहिए, पर यहां दूर रख दिया इसने, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये खुश नहीं है OMe। इसकी बात करें यहां तो देखो ये इसका रिडक्शन ही कुछ उल्टा सीधा कर दिया, ये OMe से आइसोमराइजेशन कर दिया। बताओ आइसोमराइजेशन हो रहा है तो आइसोमराइजेशन करवाने के बाद तो अल्फा बीटा बनना चाहिए, पर यहां क्या अल्फा बीटा बना है, देखो यहां एक्स्ट्रा अल्कोहल दिया है आपके पास, एक्स्ट्रा अल्कोहल, तो यहां आइसोमराइजेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तो इसने आइसोमराइजेशन नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी नहीं जा सकता। अगर आइसोमराइजेशन करवाता है तो हम आइसोमराइजेशन करवाता है तो करवाना चाहिए, क्योंकि यहां OMe से OH में बनाया है, तो इसका मतलब आइसोमराइजेशन की तरफ लेके गया, पर करवाया नहीं, इसने बीच में रोक दिया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में देखो यहां ये OMe डबल बॉन्ड पास रहना चाहिए, पास है, यहां डबल बॉन्ड क्या था, दूर था, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। कोई में एक स्टेप भी नहीं लिखी, बस एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने यहां ये सीख लिया कि कौन सा मेरा प्रोडक्ट है, यहां कौन सा मेरा ऑप्शन सही आने वाला है। ठीक है, तो बताओ ये क्लियर हो गया है सभी का, फटाफट बताओ भाई। ये चीज, यही चीज सिखाने का था मेरा पर्पज इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट की आगे बढ़ते हैं भाई। देखो इसी का कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं, आपके पास फ्यूज सिस्टम आ जाए तो लिख लेंगे, हेडिंग लिख लेंगे फ्यूज सिस्टम, रिडक्शन ऑफ फ्यूज सिस्टम, रिडक्शन ऑफ फ्यूज सिस्टम, फ्यूज रिंग। देखो 2 रिंग आ जाएंगी फ्यूज सिस्टम, रिंग क्या आ जाएंगी, ये आपके पास 2 रिंग दे दी जाए, ये आपके पास 2 रिंग दे दी जाए, जैसे यहां OMe लगा दिया और इसमें डाल दिया जैसे लिथियम C2H5OH, तो ये आपके पास बताओ क्या होगी, बर्च रिडक्शन हो गया। ये क्या हो गया भाई, बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहां 2 रिंग आ गया, अभी तक तो क्या था, एक ही रिंग रिड्यूस कर रहे थे हम, तो ठीक है भाई, एक रिंग रिड्यूस कर रहे थे, इजीली हम रिड्यूस कर लेते थे। ठीक है, अब हमारे नौबत ये आ गई कि हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी पहले रिड्यूस होगी। तो मैंने देखो पहली स्टेटमेंट, पहली स्टेप याद करो, उसमें कहा था कि पहली स्टेप में कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है और इलेक्ट्रॉन वहां ऐड होगा
जहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। इसका मतलब इन दोनों रिंग में से हमें उस रिंग को रिड्यूस करना है जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। हमें पता है ये OMe जो है ये प्लस M लगाएगा, और प्लस M लगाएगा तो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। कौन सी? ए रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो ए रिंग जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। बी रिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका मतलब बी रिंग का क्या होगा, यहां रिडक्शन होगा, क्योंकि इसको देने वाला कोई नहीं है, इसको देने वाला ये प्लस M है। तो कौन सी हेड लिख लेना, कौन सी रिंग रिड्यूस होगी फ्यूज सिस्टम में, वो रिंग रिड्यूस होगी जो क्या होगी भाई, आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो यहां से हमें देख लिया कि भाई ये रिंग रिड्यूस होगी। अब इस रिंग को रिड्यूस करने लग गए भाई हम, तो ये तो रिंग रिड्यूस होगी नहीं, तो आपका ये आपके पास बन सकता है। एक तो देखो कॉन्सेप्ट, ये रिंग के कर दिया। दूसरा आपके पास ये बन सकता है कि मान लो ये बन गया, सॉरी ये रिंग तो रिड्यूस होगी नहीं, ये डबल बॉन्ड ये बन गया। बताओ इसी रिंग को तो रिड्यूस करना है, तो मैंने डबल बॉन्ड यहां बना दिए, यहां ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। ये रिंग रिड्यूस। तीसरा आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस रिंग में, तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। ये आपका OMe है, ये रिंग तो रिड्यूस होनी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हमें यहां देखना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो देखो यहां OMe जुड़ा हुआ, ये रिंग रिड्यूस नहीं हो रही। यहां देखा कि मेरे पास एक बेंजोनॉइड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां देखो ये रिंग क्या है, बेंजोनॉइड बन गई क्या, ये रिंग बेंजोनॉइड 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग बन गई। यहां देखो क्या इन दोनों में से कोई एरोमेटिक है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर भी देखो कोई भी रिंग एरोमेटिक नहीं है, मतलब आपके पास जो एरोमेटिक रिंग बनेगी वो क्या हो जाएगी, हाँ मेजर हो जाएगी। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यहां दो चीजें से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। पहली चीज, कौन सी रिंग रिड्यूस होगी, तो नोट कर लेना ये बात कि वो रिंग रिड्यूस होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। दूसरी बात है कि यहां प्रोडक्ट में एरोमेटिक रिंग कौन सी होगी, इस रिंग को भी एरोमेटिक बना के देगा और इस रिंग को भी ऑप्शन के अंदर एरोमेटिक बना के देगा। तो वो रिंग एरोमेटिक बनेगी जो रिड्यूस नहीं हो रही है। पहली क्या होता है, रिंग वो रिड्यूस होगी जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि एरोमेटिक कौन सी रिंग बनेगी, तो वो रिंग एरोमेटिक बनेगी जो रिड्यूस नहीं हुई है, क्योंकि वही रिंग बन रही है यहाँ एरोमेटिक, क्योंकि ये रिंग देखो रिड्यूस नहीं हुई तो ये एरोमेटिक बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उस एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ये आपका सिस्टम दे दिया, ठीक है। यहां जैसे COMe लगा दिया और यहां सेम रिएक्शंस करवा दी, तो आपके पास ये पता है ये सिस्टम क्या है, आपके पास ये कंपाउंड दे दिया, तो आपको ये विड्रॉइंग ग्रुप है -M लगाएगा, और -M लगाएगा तो इसका मतलब जो ए रिंग होगी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ए रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ए रिंग मेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ए जो होगा वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इसका मतलब ए तो क्या होगी, रिड्यूस होगी। और एरोमेटिक कौन सी बनेगी, तो इस रिंग को रिड्यूस होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सी रिंग बनेगी, जो रिड्यूस नहीं हो रही है, मतलब बी रिंग जो होगी वो क्या बन जाएगी भाई, आपकी एरोमेटिक। तो यहां से क्या बना दोगे, यहां ये मेरे पास एरोमेटिक बना दोगे, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका COMe, ठीक है, ये आपका COMe बन जाएगा, ठीक है। बस आपको यहां एरोमेटिसिटी आ जाती है, एक रिंग क्या बनेगी, एरोमेटिक। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास ये कंपाउंड जैसे दे दिया जाए, ये एग्जांपल दे दिया जाए भाई, यहां से ये OMe लगा दिया, यहां से ये आपका CONH2 लगा दिया, और कहा जाए कि बताओ ये सोडियम लिक्विड NH3 डाल दिया, या फिर ये सिस्टम बना दिया, यहां ये सिस्टम बना दिया, यहां से ये रिएक्शंस करवा दी, तो आपसे कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो यहां मेरे पास ये OMe है, यहां CONH2 है, CONH2 है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -M ये डोनेटिंग है, मतलब ये आपकी जो ए रिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच है, बी रिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां से बी रिंग डेफिशिएंट है तो इसका मतलब ये रिंग क्या होगी, बी वाली होगी, वो रिड्यूस होगी। तो एरोमेटिक किसको बनाओगे, आप बनाओगे ए को क्या बना दोगे, यहां से एरोमेटिक बना दोगे,
ए को क्या बना दोगे भाई आप, एरोमेटिक बना दोगे। ये आपने एरोमेटिक बना दी और ये आपका क्या बन गया, CONH2 बन गया। इसकी बात करेंगे तो देखो यहां आपके पास इस क्वेश्चन की अगर बात करूंगा तो ये आपका क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। तो यहां डबल बॉन्ड दूर रहना चाहिए, ये आपके पास CH2 है, ये पास रहना चाहिए। बताओ CH2 क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा होगा, तो ये क्या है, डोनेटिंग वाला होगा, तो ये क्या होगा, पास रखना पड़ेगा डबल बॉन्ड इसको। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, यहां ये आपका C डबल बॉन्ड है तो इससे दूर होना चाहिए और इस CH2 से पास होना चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि इससे दूर है इससे पास है। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लास्ट रिडक्शन आता है इसके एरोमेटिक सिस्टम में। यहां आपके पास कौन से होंगे, हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम्स, हेट्रो रिंग के अंदर, हेट्रो एरोमेटिक रिंग। हेट्रो एरोमेटिक रिंग, देखो हेट्रो एरोमेटिक रिंग की बात करें तो यहां जैसे मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूं भाई, ये एग्जांपल एक्स की जगह आप कोई भी सल्फर जोड़ लो, फॉस्फोरस जोड़ लो ना, सल्फर फॉस्फोरस जो भी आपके पास दिल करे, नाइट्रोजन है, फ्यूरेन, थायोफिन या पायरोल जो भी है वो यूज कर सकते हो। यहां आपने डाल दिया जैसे लिथियम डाल दिया, मेटल, लिथियम मेटल का क्या काम होता है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो बताओ यहां से क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो एक तरफ नेगेटिव बनेगा एक तरफ रेडिकल बनेगा। और यहाँ क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा तो यहाँ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो यहाँ बन क्या जाएगा आपका, ये नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एक तरफ नेगेटिव बन गया और एक तरफ रेडिकल आ गया। अब क्या करेगा, वापिस प्रोटॉन ले लेगा अमोनिया से, आपके पास जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उससे क्या ले लेगा, H+ ले लेगा। तो यहां X आ गया, यहां से H+ ले लिया इसने, ये रेडिकल बच गया। ठीक है, अब ये रेडिकल वापिस क्या करेगा, वही मैकेनिज्म करनी है जो अभी तक आप यूज करते आए हो। ठीक है, लिथियम ले रखा है तो लिथियम, तो ये नेगेटिव बना देगा। लिथियम क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो यहां आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहां नेगेटिव बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब वापिस क्या करेगा, यहां से सोलवेंट से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, और H+ लेकर के बताओ क्या बना देगा, यहां रिएक्शंस आपके पास, ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस हो जाएगा। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशंस हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चंस लिख देता हूं, उसको सोल्व करने में बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होगा। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इसको सोल्व कर लेना है भाई। ठीक है, ये कौन सा है, बर्च रिडक्शंस फॉलोड बाय एल्काइलेशंस। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बर्च रिडक्शंस फॉलोड बाय एल्काइलेशन की कहानी है। बताओ भाई फटाफट, हो गया क्या, बताओ। फ्यूज वाले सिस्टम की स्लाइड, ये लो भाई, फ्यूज वाले सिस्टम की स्लाइड कौन सी है, यहां हमने एरोमेटिक, आज की क्लास में हमने क्या किया है, ओनली फॉर एरोमेटिक सिस्टम के रिडक्शंस की हमने बात कर ली है। एरोमेटिक जो सिस्टम, जितने भी एरोमेटिक सिस्टम थे उन सभी एरोमेटिक सिस्टम के रिडक्शंस की हमने बात कर ली है। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, सेकंड लास्ट स्लाइड, ओके ये लो भाई, सेकंड लास्ट कितनी है, सारी 20 है, तो सेकंड लास्ट ये 19 लो। ठीक है, फटाफट बताओ भाई, किसी कोई प्रॉब्लम है, हाँ बिल्कुल, ये इस CONMe2 के साथ चिपक जाएगा ACH3। ठीक है, उसके मैंने कहा इप्सो जो भी पोजीशन CONH2 है उस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन होगा, वहां जाकर के उसका एल्काइलेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, फाजान करवा देंगे, कितनी बार कह दिया है मैंने, मैम को बोल दिया है। ठीक है, आज आपकी क्लास से थोड़ी देर पहले ही बोला था। ठीक है, बोल दिया था। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, करवा देंगे। तो इसके देखो यहाँ कौन सा आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स पहुंच गए हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक के क्वेश्चंस है, न्यूक्लियोफिलिक के क्वेश्चंस है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में एरोमेटिक के, तो वो लगा लेना है। आइसोमराइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे हैं, बर्च रिडक्शन से रिलेटेड बुकलेट के अंदर,
तो क्वेश्चंस लगा लेना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।